सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। एंड इवन हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करते आ रहे हैं अब तक अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, उसके बाद एंड में हमें मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जा रहे हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम, आपका सब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है कहीं पे भी, तो आपको वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो इन चीज़ों को ध्यान से स्टडी करें। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कंटेन्स डैश एंड एसोसिएटेड सर्किटरी। जो आपका सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है, सबसे पहली बात ट्रांजिस्टर हमें पता है पीएनपी एनपीएन, ये ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। एंड एम्पलीफायर का मतलब क्या पे है कि आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जैसे कि नाम ही बता रहा है, वो चीज़ों को क्या करेगा, एम्पलीफाई, इंक्रीज़ करेगा। चाहे आप फिर वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हो या करंट को एम्पलीफाई कर रहे हो, किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो सिंगल स्टेज का क्या मतलब है यहाँ पे? सिंगल स्टेज का मतलब यह है कि उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इस तरीके का सर्किट कर रहे हो कि आपकी एक ट्रांजिस्टर आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, फिर एक दूसरा सर्किट उसमें भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर लिया, तो ऐसे डबल यूज़ नहीं करनी। सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, एक आपका सर्किट का डायग्राम है, क्लोज सर्किट है, और उसमें आपने क्या यूज़ किया, एक सिंगल ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, दैट इज़ 1 ट्रांजिस्टर। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेजेस ऑफ सीई एम्पलीफायर इज। अब यहाँ पे सीई का मतलब क्या है, कॉमन एमीटर, ठीक है। कॉमन एमीटर ट्रांस एम्पलीफायर के अंदर आप आउटपुट एंड इनपुट का वोल्टेज है, उसमें फेज डिफरेंस कितने का होता है? तो हम जानते हैं कि कॉमन एमीटर के अंदर हमें 180 का फेज डिफरेंस देखने को मिलता है। जिस सिग्नल को आप इनपुट सप्लाई करते हो, मान लेते हैं इस तरीके का हमारा कुछ साइकिल गया है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, उसका बिल्कुल रिवर्स, 180 से रिवर्स किया हुआ आउटपुट वोल्टेज। ये तो हम तभी सीख लेते हैं जब हम कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं कि किस तरीके से आपका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। सो एम्पलीफायर के अंदर भी सेम ही चेंज होता है। आपका 180 का फेज डिफरेंस देखने को मिलता है आपको किसमें, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, it is generally desired that a transistor should have dash input impedance। अब भाई ये पूछा गया है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है उसका इनपुट इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए। अब हम जानते हैं इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस हमारा रेजिस्टेंस ही होता है बेसिकली। सिर्फ डिफरेंस क्या है भाई, आप रेजिस्टर के लिए तो बोलते हो कि वो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटर या फिर इंडक्टर इस तरीके के कुछ और सिस्टम जुड़ जाते हैं उसके साथ, तो आप उसको रेजिस्टेंस बोलने की जगह पे क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस। लेकिन है तो सारी वही चीज़ भाई, जो भी अपोजिशन आ रही है, जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वही। तो इन शॉर्ट आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इम्पीडेंस कब कब यूज़ करते हो, जब आप या तो इंडक्टर यूज़ कर रहे हो, कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो, उनके लिए, ठीक है। सो इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस। भाई जितने भी आपने सर्किट लगाए, आप कितने भी लगा लो, जो मर्जी करें, उन सब का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, ठीक है। तो अगर आप ट्रांजिस्टर लगा रहे हो तो उसका इनपुट इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए। सो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, हम हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, हाई इम्पीडेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका इनपुट में हाई होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो करंट होगा या वोल्टेज होगी वो कितनी यूज़ होगी, कम यूज़ होगी। भाई हाई रेजिस्टेंस में तो कम यूज़ होगी, ठीक है। तो इनपुट में अगर आपने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो आपका करंट एंड वोल्टेज क्या हो गया, कम यूज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट के अंदर हम अप्लाई करते हैं लो इम्पीडेंस। लो इम्पीडेंस क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि आपको वहाँ पे करंट वोल्टेज जो भी चाहिए वो आपको क्या मिले, ज़्यादा मिले। क्योंकि हमें आउटपुट ही ज़्यादा लेनी होती है, इनपुट तो हम कम देना चाहते हैं। सो हम इसी वजह से इनपुट में क्या अप्लाई करते हैं, हाई इम्पीडेंस, एंड आउटपुट के अंदर क्या अप्लाई करते हैं, लो इम्पीडेंस, ठीक है। Okay, so next question number 4, when an AC signal is applied to an amplifier, the operating point moves along। अब ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके ऑपरेटिंग पॉइंट के, ये डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, ये सारी की सारी चीज़ें हम थ्योरी लेक्चर्स के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं।
क्योंकि यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते एज सच। तो एक बार आप थ्योरी लेक्चर्स को देखिए ताकि वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली टॉपिक में हो क्या रहा है। सो जब भी आपका AC सिग्नल अप्लाई किया जाता है किसी भी एम्पलीफायर के अंदर, सो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे मूव करता है? हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट मूव करता है AC लोड लाइन की तरफ। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? थ्योरी लेक्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम इतना बड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ये आपका वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी AC एंड DC वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही होती हैं, ठीक है। तो जब जब आप AC अप्लाई करोगे तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? AC लोड लाइन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू DC, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if collector supply is 10 volt then collector cutoff voltage under DC conditions is। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको कलेक्टर की सप्लाई दी गई है, आपको क्या पूछा गया है कि DC के अंदर इसकी कट ऑफ वोल्टेज क्या होगी। तो DC के अंदर एज सच कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है, नियरली आप जितनी सप्लाई करते हो उतनी ही आप काउंट करते हो। आंसर विल बी 4 दैट इज 10 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन ए जीरो सिग्नल कंडीशन अ ट्रांजिस्टर सीज डैश लोड। अगर आपका जीरो सिग्नल कंडीशन है, आप कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे हो, ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका कैसा लोड शो करेगा? तो ट्रांजिस्टर में हमारा शो होगा DC, क्योंकि ज़ीरो भी क्या है? एक फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज है। भाई ऐसा तो है नहीं कि ज़ीरो वोल्टेज नहीं है, ज़ीरो भी वोल्टेज है, 1 भी वोल्टेज है, अलग अलग वोल्टेजेस होती हैं। AC के अंदर तो हमारा क्या होता है? AC के अंदर तो हमारी फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन DC के अंदर हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट किसके ऊपर है? ज़ीरो के ऊपर, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? DC लोड। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन A, DC। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द इनपुट कैपेसिटर इन एन एम्पलीफायर इज द डैश कैपेसिटर। जो इनपुट के अंदर आप कैपेसिटर डालते हो वो कौन सा कैपेसिटर है? कपलिंग, बाईपास, लीकेज या नन ऑफ द अबव। सो एक्चुअली हम डालते हैं कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर क्यों डालते हैं? क्योंकि वो आपका क्या करता है? सर्किट को कपल करता है। आपका एक लूप यहाँ पे है, एक लूप यहाँ पे है, एग्जैक्टली ये आप जानते हैं कि किस तरीके का सर्किट होता है। सो ये जो फर्स्ट वाली लूप होती है इसको किससे कपल करता है? सेकंड वाली से, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता है, तो इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं? कपलिंग कैपेसिटर को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन इज कॉल्ड डैश। जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है DC एंड AC लोड लाइन का, उसको आप क्या बोलते हो? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। कि भाई जहाँ पे आपकी दोनों के दोनों इंटरसेक्शन हो रहे होते हैं DC एंड AC लोड लाइन के, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3 दैट इज ऑपरेटिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द स्लोप ऑफ AC लोड लाइन इज डैश दैट ऑफ DC लोड लाइन। जो आपका AC लोड लाइन का स्लोप होता है वो DC के कंपैरिजन में कैसा होता है? सो एक्चुअली हमारा AC का हमें ज़्यादा स्लोप देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू DC। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं लेक्चर्स के अंदर। सो एक बार थ्योरी लेक्चर्स जरूर देखें ताकि क्लियर हो जाए सब। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ड्रॉज 2 मिलीएम्पियर व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट। सो इनपुट इम्पीडेंसेस ये तो बच्चा सोल्व कर सकता है। आपके पास करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो ऑब्वियसली आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है एक तरीके से। सो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। V=IR हमारा हर जगह पे एप्लीकेबल है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग द करंट इन एनी ब्रांच इज। जब जब आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑपरेट कर रहा है, यानी कि वो सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, तो करंट जो है आपका किसी भी ब्रांच में, तो वो कैसा होता है? आपका AC होता है, DC होता है, कैसा होता है? यहाँ पे ये ऑप्शन AC एंड DC हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो करंट होता है वो आपका AC एंड DC दोनों का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट AC का भी होता है, कुछ पार्ट DC का भी होता है। जैसे आप कपलिंग कैपेसिटर वगैरह डालते हो, उनका काम क्या होता है? वो फिर पर्टिकुलर भाई जो चीज़ आपको चाहिए उसको रख लेते हैं एंड बाकी को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हम कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करें या कुछ और यूज़ करें तो वो उसकी बात होती है। लेकिन जब जब आपका नॉर्मली एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है तो हर ब्रांच के अंदर AC एंड DC दोनों कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन A, सम ऑफ AC एंड DC। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द पर्पज़ ऑफ कैपेसिटर्स इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज।
जो आपका कैपेसिटर होता है एम्पलीफायर के अंदर, उसका काम क्या है? अभी अभी जैसे हमने बात की, एक्चुअली आपका कैपेसिटर क्या करता है, जो कपलिंग कैपेसिटर आप डालते हो वो कपल करने का तो काम करता है, लेकिन साथ साथ आप एसी कंपोनेंट को बाईपास कर देता है, एंड जो डीसी कंपोनेंट होता है हमारा, डीसी करंट, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसको आगे नहीं जाने देता। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, कपल एंड बाईपास एसी कंपोनेंट। Okay, next question number 13. In a DC equivalent circuit of transistor amplifier, the capacitors are considered. जब आप DC equivalent circuit की बात कर रहे हो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है, तो आपके जो कैपेसिटर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? सो एक्चुअली कैपेसिटर का काम क्या होता है भाई? कैपेसिटर आपका एक बार तो चार्ज होता है, एक बार डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं कि एक बार उसकी प्लेट के ऊपर पर्टिकुलर नेगेटिव पॉजिटिव जब वो फुल चार्ज हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे वो कैसा बिहेव करेगा? वो बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट। एक बार वो सारी की सारी एनर्जी ले लेता है। अगर एक बार ये चार्ज हो गया ना, तो उस टाइम पे जब आपका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की आप बात कर रहे हो, तो बाद में ये इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ये सर्किट के अंदर है ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब तक आपका ये चार्ज नहीं होता फुल, तब तक तो ये एनर्जी लेता है, इनपुट लेता है। उसके बाद ये कैसा बिहेव करता है? एज एन ओपन सर्किट। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज ओपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन अ सीई एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई बाय आर ए सी अपॉन आर आई एन। तो ये हम जानते हैं कि आर ए सी क्या है हमारा? रेजिस्टेंस किसका? जो हमारी ए सी कंपोनेंट है उसका। एंड आर आई एन क्या है? रेजिस्टेंस आपका इनपुट का। सो एक्चुअली वोल्टेज गेन हमारा क्या होता है? बीटा। किसके केस में? एसी के केस में। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो डीसी के केस में, तो वो हमारा क्या होता है? अल्फा। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, दैट इज बीटा, क्योंकि एसी कंपोनेंट के केस में आपका वोल्टेज गेन क्या होता है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 15. इन प्रैक्टिस द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ पे वोल्टेज गेन की बात हो रही है कि आप किसी भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कैसे एक्सप्रेस करोगे। अब वैसे तो वोल्टेज की जब बात आती है तो हमें क्या लगता है कि भाई वोल्ट में एक्सप्रेस होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? डेसिबल में। डेसिबल में क्यों? क्योंकि डेसिबल क्या है? रेशियो डिफाइन करता है। ठीक है, वोल्टेज का रेशियो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ वोल्ट्स। ठीक है, तो अगर वैसे भी पूछा जाए कि डेसिबल यहाँ पे क्या है, एक्चुअली डेसिबल आपने पहले भी नाम सुना होगा, वो सुना होगा साउंड के केस में, कि भी जो साउंड आपकी होती है उसमें हम उसको हम मेज़र करते हैं डेसिबल की फॉर्म में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो डेसिबल किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्टिकुलर रेशियो। जैसे वोल्टेज गेन में अभी हमने ऊपर देखा, किसका देखो आप वोल्टेज का रेशियो देखते हो। ठीक है, सो उस रेशियो को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेसिबल का। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज डेसिबल। ओके, सो ये दो हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हर जगह पे आते हैं, एंड ये पता होना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। मतलब आपको ये नहीं आते ना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह फेल हो सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। जो आपका वोल्टेज सोर्स है, अगर वो आइडियल है तो उसका इम्पीडेंस कितना होगा? एंड कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है, आपका जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इम्पीडेंस होता है 0। ठीक है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जब आप आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हो या 0 इम्पीडेंस अप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि हमारा सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो वो तो आता है शॉर्ट सर्किट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज व्हाट इज आइडियल करंट सोर्स। भाई करंट का आइडियल सोर्स है, तो इसका मतलब उसका इम्पीडेंस कितना रहने वाला है? इनफाइनाइट। एंड इसको हम बोलते हैं क्या? ओपन सर्किट। ठीक है, सो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इम्पीडेंस कितना होता है? 0, एंड करंट सोर्स का कितना? इनफाइनाइट। एंड 0 इम्पीडेंस अप्लाई होते ही आपका सर्किट क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। एंड इनफाइनाइट अप्लाई होते ही सर्किट क्या हो जाता है? ओपन। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हो तो ये दोनों क्वेश्चन तो सबसे पहले वो पूछते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज द वोल्टेज आउट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज।
अभी ऊपर हमने बात की थी इम्पीडेंस की, भी इम्पीडेंस कितना होता है 0 आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका आउटपुट वोल्टेज भी फिक्स है कि वो भी आप ऐसे ही बता सकते हो कि भी 0 है, इनफाइनाइट है, कैसे है। नहीं, ये चीज़ डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लोड के ऊपर। आप कितना लोड अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी आइडियल वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज चेंज होगी। सो ये चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, लोड पे। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज लोड रेजिस्टेंस डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू गेट more voltage gain from a transistor amplifier, the transistor used dash। जब आप किसी भी वोल्टेज गेन की बात करते हो, आपको ज़्यादा वोल्टेज गेन चाहिए, ठीक है, आपको आपका जो भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आप यूज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा वोल्टेज गेन चाहिए, तो आप ट्रांजिस्टर कैसा यूज़ करोगे भाई? उसका बेस थिन होना चाहिए, कलेक्टर थिन होना चाहिए, या एमीटर वाइड होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपने कलेक्टर थिन कर दिया तो इसका मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि आउटपुट किस में मिलती है, कलेक्टर में। अगर कलेक्टर एक तो बड़ा हो, उसके पास ज़्यादा स्टोरेज होगा, मतलब एनर्जी को स्टोर करने के लिए। थिन हो गया तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाइड एमीटर करने से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपका काम किसका है, मेन कलेक्टर का। कलेक्टर बड़ा होना चाहिए। आपका एमीटर छोटा भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है वो है थिन बेस। अगर आपका बेस थिन है तो आपको वोल्टेज गेन ज़्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका बेस होता है वो किसका काम करता है, एमीटर से कलेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके का हमारा सर्किट है, ये आपका एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। सो एमीटर को तो आप इनपुट दे रहे हो भाई, जितनी दे रहे हो वो उतनी लेगा। उसके बाद वो किस में जा रही है, बेस में। उसके बाद किस में जा रही है, कलेक्टर में। अब अगर आप बेस आपका बड़ा है, थिक है, तो इसका मतलब ज़्यादा चार्ज को तो यही रख लेगा अपने पास। अगर ये थिन होगा तो क्या हो जाएगा, आपका एमीटर से कम लॉस में बेस में जाएगा, एंड बेस से नियरली सारा का सारा ही किस में चला जाएगा, कलेक्टर में। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, बेस थिन होना चाहिए। सो आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज थिन बेस। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द पर्पस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज। जो आप कपलिंग कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया, वो क्या करता है, एसी को पास कर देता है, डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो इसीलिए हम कपलिंग कैपेसिटर डालते हैं। कपलिंग कैपेसिटर हमने देख लिया था, वो क्या करता है, एक आपके सिग्नल को दूसरे सिग्नल से कपल करता है, एक लूप को दूसरे लूप से, ठीक है। ओके, सो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।